आज का जो चैप्टर है उसका नाम है एंजाइम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एंजाइम के खवास यानी कि एंजाइम की क्या खसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। फिर एंजाइम की रफ्तार पर असर होने वाले फैक्टर, कौन सी चीजें जो इसकी रफ्तार पर असर अंदाज होते हैं, रफ्तार को तेज करते हैं या कम करते हैं, कुछ भी जो होता है। एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म, उसका जो एंजाइम वो काम किस तरह करता है। एंजाइम की तस्कीर, उसकी खसूसियात जो है, स्पेसिफिसिटी है एंजाइम की, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं। जानदारों की जिंदगी इनके जिस्म में होने वाले अमाल का अक्स होती है। जो भी जिंदगी जो होती है, जिस तरह गुजारते हैं, उसके जिस्म में जो भी अमल होते हैं, तब्दीली होती है, उसका अक्स होती है। मेटाबॉलिज्म इन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन का नाम है जो जानदारों की जिंदगी की बका के लिए हो रहे होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म इन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उसके अंदर, उनका नाम मेटाबॉलिज्म है। जिसमें जो जानदारों में जिंदगी की बका के लिए हो रहे थे, जिंदगी को बाकी रखने के लिए, अपने आप को जिंदगी को बचाने के लिए जो अमाल हो रहे होते हैं, अमल हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म की इस्तिलाह एक यूनानी लफ्ज से माखूद है। ये कि यूनानी लफ्ज से निकलता है जिसके मैंने तब्दीली की है। मेटाबॉलिज्म होता है तब्दीली। मेटाबॉलिज्म का शोर सबसे पहले इब्न नफीस ने दिया था। इसके मुताबिक जिस्म और इसे हमेशा तब्दीलियों से गुजरे होते हैं। जिसम में बहुत जो भी तब्दीली होती है, हम खाना खाते हैं, वो हजम होता है, वो तब्दील होता है, फिर वो खुराक बनती है, हमें ताकत देती है। ये सारा मेटाबॉलिज्म होता है जिसम में, जो भी तोड़ फोड़ होती है। ये अमाल जानदारों को नशो नुमा यानी फलना फूलना, रिप्रोडक्शन, अपने जैसे जानदार पैदा करना, अपनी साख्तों को कायम रखने यानी अपनी बनावट जो होती है जिस तरह की, उसको कायम रखें, और माहौल में तब्दीलियों का जवाब देने के काबिल होते हैं। जिस तरह माहौल में तब्दीली होती है उसके मुताबिक जवाब देते हैं। यानी सर्दी होती है, गर्मी होती है, उसके मुताबिक जवाब देते हैं। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म वो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। जिसमें बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं उन्हें एनाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म में ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन शामिल है जिनमें बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। यानी एनाबॉलिज्म में मॉलिक्यूल बनते हैं और कैटाबॉलिज्म में मॉलिक्यूलों को तोड़ा जाता है। आमतौर पर कैटाबॉलिज्म के दौरान तमन्नाई खारिज होती है, जब एनाबॉलिज्म में इस्तेमाल होती है। क्योंकि कैटाबॉलिज्म में तो तोड़ फोड़ होती है, टूटते हैं तो तमन्नाई खारिज करते हैं, इन एनाबॉलिज्म में तमन्नाई इसलिए इस्तेमाल होती है कि हमें कोई चीज बनानी पड़ती है। इस तरह बायो केमिकल रिएक्शन तरक्की को तमन्नाई मुंतकिल करने वाले अमाल हैं। यानी कि तमन्नाई को मुंतकिल करते हैं। मेटाबॉलिज्म के दौरान मॉलिक्यूलों की एक हालत से दूसरी हालत में बदलने का काम एंजाइम के जरिए किया जाता है। मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम बहुत अहम है क्योंकि वो यातायाती अम्ल अंगेज यानी कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। अम्ल अंगेज इन किसी भी अमल को तेज करते हैं। खाना हजम करने में कोई भी खुद तो हजम नहीं होता ना, या देर लगाता है हजम होने, यानी कि जो होते हैं एंजाइम होते हैं उस काम को बहुत जल्दी तेज कर लेते हैं। ये मेटाबॉलिक अमल को तेज करते हैं, बाकायदा बनाते हैं, बाकायदा तरतीब से चीज दी हुई होती है। एंजाइम ऐसी प्रोटीन है जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करती है, तेज करती है, और रिएक्शन के दौरान खुद तब्दील नहीं होती है। ठीक है, जो भी रिएक्शन होते हैं वो खुद तो उसी हालत में रहती है, लेकिन उस रिएक्शन को जस्ट तेज करती है। ये उन एंजाइम का काम है, कैटालाइज करना, तेज करना। वो मॉलिक्यूल जिन पर एंजाइम असरअंदाज होते हैं सबस्ट्रेट्स कहलाते हैं। जिन पर एंजाइम असरअंदाज हो सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम ने मुख्तलिफ मॉलिक्यूल में बदल देते हैं, असरअंदाज होते हैं, जिन पर सबस्ट्रेट कहते हैं। जब उनको जो तब्दील करते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। ये तस्वीर में आपको नजर आता है एक्टिवेशन एनर्जी का, तो ये एनर्जी लगा रहा है पहाड़ पर किसी को चढ़ाने के लिए और उसे नीचे फेंक रहा है। यहाँ एनर्जी की इस्तेमाल हो रही है कोई भी काम करने के लिए। तमाम केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद वो कम से कम तवनाई है जो किसी रिएक्शन का आगाज करने के लिए जरूरी होती है, किस चीज को इवेट करने के, स्टार्ट करने के लिए, इब्तिदा करने के लिए।
एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत रिएक्शन को शुरू करने में एक रुकावट का काम करती है, जैसा कि डायग्राम में अलामत से जाहिर किया गया है। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत को कम करके इस तरह की रुकावट को कम करते हैं। इसमें जो भी रुकावट आती है उस रुकावट को कम करते हैं, वो ताकत देते हैं, रिएक्शन को तेज कर देते हैं। इस एंजाइम की मौजूदगी में रिएक्शन बहुत ज्यादा रफ्तार से होते हैं। एंजाइम की तरीकों से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। वो सबस्ट्रेट की शक्ल तब्दील करते हैं और इस तरह की तब्दीली के लिए एनर्जी की जरूरत कम कर सकते हैं। कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट पर मौजूद चार्ज की तकसीम में खलल डालकर ऐसा करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट को अमल करने के दुरुस्त कीमतों और मकामात पर लाकर रिएक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ तकमील। ये देखिए एक एक्शन होता है, सबस्ट्रेट होते हैं, वो प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के बगैर हो तो ये सुर्ख लाइन है, इसे बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ये नीचे आ रहा है बनती प्रोडक्ट है, लेकिन जगह सबस्ट्रेट जब एंजाइम हो, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी हो, तो ये देखें जल्दी काम हो जाता है। ये ग्राफ में दिखाया गया है। एंजाइम की ग्रुपबंदी इस मुकाम की बिना पर की जा सकती है जहाँ वो काम करती हैं, किस तरह वो किस मुकाम पर होती हैं। यानी इंट्रासेलुलर एंजाइम, मसलन ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम जो कि साइटोप्लाज्म में काम करते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो मसलन पेप्सिन एंजाइम जो मैदा के खिलाफ कैविटी में काम करता है। मैदे में जो होता है उसे पेप्सिन बोलते हैं, और जो साइटोप्लाज्म में होता है उसे ग्लाइकोसिस बोलते हैं। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम के ख्वास की क्या खसूसियात हैं। तमाम बायोकैटालिस्ट प्रोटीन नहीं होते। मिसाल के चंद आरएनए मॉलिक्यूल भी रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करते हैं। 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विनिलम कोने ने पहली मर्तबा इस्तेलाह एंजाइम इस्तेमाल की। एंजाइम गोल शक्ल की यानी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। वो प्रोटीन की तरह एंजाइम भी अमाइनो एसिड की लंबी और सीधी जंजीरों के बने होते हैं। एंजाइम किस चीज के बने होते हैं? अमाइनो एसिड की लंबी और सीधी जंजीरों के बने होते हैं। ये जंजीरें तय लगाकर तीन रुखे इन 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बनाती हैं। आगे देखें इनकी खसूसियात क्या है। पहले तकरीबन तमाम एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, यानी अमाइनो एसिड के बने होते हैं। एंजाइम के साथ रिएक्शन की रफ्तार इनके बगैर होने वाली रिएक्शन की निस्बत लाखों गुना तेज होती है। तमाम कैटालिस्ट की तरह एंजाइम भी रिएक्शन में इस्तेमाल होकर खत्म नहीं होते। एंजाइम जो सिर्फ रिएक्शन को तेज करते हैं, लेकिन खुद खत्म नहीं होते। जो रिएक्शन में जो तब्दीली होती है वो करते हैं, उसको तेज कर देते हैं। एंजाइम रिएक्शन की किस्म और सबस्ट्रेट की नोयत के लिहाज से आमतौर पर मखसूस होते हैं। किस किस्म का रिएक्शन होता है और सबस्ट्रेट की नोयत किस तरह है जिस पर उसने एंजाइम रिएक्शन करना होता है, इसके लिहाज से मखसूस होते हैं, उनका खास काम होता है। एंजाइम के मॉलिक्यूल का छोटा सा हिस्सा कैटालाइज में शामिल होता है, यानी कि उसका एंजाइम का छोटा सा हिस्सा उस अमल को तेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस हिस्से को एक्टिव साइट कहते हैं। जो हिस्सा इस्तेमाल होता है एक्शन के तेज करने से एक्टिव साइट कहते हैं। एक्टिव साइट सबस्ट्रेट की पहचान करती है और इनके साथ जुड़ जाती है और फिर रिएक्शन करवा देती है। सेल एंजाइम बनाने की जरूरत के मुताबिक आहिस्ता या तेज कर सकता है। एंजाइम के काम करने को इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स के जरिए बाकायदा बनाया जा सकता है। चंद एंजाइम को अपनी मुकम्मल सलाहियत दिखाने के लिए इजाफी अज्जा की जरूरत नहीं होती।
हम दूसरे एंजाइम काम करने के लिए नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहते हैं जिनको कोफैक्टर कहते हैं। जो चीज उनसे मिलती है क्या कहते हैं? कोफैक्टर। ये कोफैक्टर या तो ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होती है मॉलिक्यूल होते हैं, या नॉन ऑर्गेनिक होती है, मतलब फ्लामीन और एम। जब ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम साथ मजबूती से बंधे हों तो ये प्रोथेंटिक ग्रुप्स कहलाते हैं। लेकिन ये एंजाइम के साथ कमजोर जोड़े बनाते हैं तो ये कोएंजाइम कहलाते हैं। कोएंजाइम केमिकल ग्रुप एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक पहचाने जाते हैं। विटामिन कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं, मसलन राइबोफ्लोमीन, थायामीन और फोलिक एसिड, ये भी कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं। बहुत से एंजाइम खास तरतीब के साथ इकट्ठे होते हैं जिससे मेटाबॉलिक पाथवे बनते हैं। एक मेटाबॉलिक सिलसिले में एक एंजाइम किसी और एंजाइम के पैदा करदा प्रोडक्ट को अपने सबस्ट्रेट के तौर पर लेता है और इस रिएक्शन करवाने के बाद नए प्रोडक्ट को अगले एंजाइम को दे देता है। एंजाइम का इस्तेमाल का होता है। एंजाइम तेज रफ्तार रिएक्शन के लिए मुख्तलिफ सनतों में एंजाइम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर खुराक की सनत, वो एंजाइम जो स्टार को सादा शुगर में तोड़ते हैं, इन्हें सफेद रोटी, बन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मशरूबात की सनत, एंजाइम स्टार्च और प्रोटीन को तोड़ते हैं, इनके प्रोडक्ट को यीस्ट अल्कोहल बनाने के लिए फर्मेंटेशन में इस्तेमाल करता है। कागज की सनत, एंजाइम स्टार्च को तोड़कर इसे गाढ़ापन कम करते जो कागज की तैयारी में मदद देता है। बायोकेमिकल डिटर्जेंट, प्रोटीन एंजाइम को कपड़ों पर लगे प्रोटीन के धब्बे उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमालाइज एंजाइम बर्तन धोने में इस्तेमाल होते हैं जो इन पर लगे हुए स्टार्च के निजाम रसूब रेसिड्यूज उतारते हैं। एंजाइम की रफ्तार पर असर होने वाले फैक्टर। एंजाइम इस माहौल के लिए बहुत एहसास हो जहाँ वो काम करते हैं। कोई भी फैक्टर जो एंजाइम की केमिस्ट्री या शक्ल में तब्दील कर सकता हो वो इस एंजाइम की सरगर्मी पर असरअंदाज हो सकता है। चंद ऐसे फैक्टर बयान किए गए जो एंजाइम एक्शन की रफ्तार पर असरअंदाज करते हैं। पहला है टेम्परेचर। तेज तरीन रफ्तार से काम करने के इंसान के एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री है। टेम्परेचर में इजाफा एंजाइम से कैटालाइज होने वाले रिएक्शन की रफ्तार को तेज करता है। यानी कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें एंजाइम है लेकिन उसको टेम्परेचर दिया है तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। हर एंजाइम में खास टेम्परेचर पर तेज रफ्तार के साथ काम करता है और इस एंजाइम का मुनासिब तरीन यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। जब टेम्परेचर किसी हद तक बढ़ता है तो हरारत एक्टिवेशन एनर्जी में इजाफा करती है और रिएक्शन के लिए काइनेटिक एनर्जी भी मुहैया करती है, इसलिए रिएक्शन तेज हो जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाया जाए तो हरारत एंजाइम के एटमों में हताश बढ़ा देती है। एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर काम नहीं था, इस एंजाइम का डीनेचर हो जाना कहते हैं। इसके नतीजे में एंजाइम एक्शन की रफ्तार बहुत तेजी से कम होती है और एक्शन को मुकम्मल तौर पर रुक सकता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर रिएक्शन के दौरान एंजाइम मॉलिक्यूल में यह हो तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में इजाफा रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाता है। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन मुस्तकिल रखी जाए और सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाते जाए तो मुकाम आता है जहाँ सबस्ट्रेट की मिकदार में इजाफा रिएक्शन की रफ्तार में मजीद इजाफा
नहीं कर सकता। सबस्ट्रेट की ज्यादा कंसंट्रेशन होने पर तमाम एंजाइम की एक्टिव साइट पुर हो जाती है और मजीद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आजाद एक्टिव साइट्स नहीं मिलती। इस हालत को एक्टिव साइट की सैचुरेशन कहते हैं और रिएक्शन की रफ्तार नहीं बढ़ती। आगे कहते पीएच। तमाम एंजाइम पीएच की दूध के अंदर तेज रफ्तारी से काम करते हैं। इस दूध को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। पीएच में मामूली सी तब्दीली एंजाइम के काम करने को आस्था कर देती है, इसे मुकम्मल तौर पर रोक देती है। हर एंजाइम की अपनी मखसूस ऑप्टिमम पीएच होती है। मिसाल के तौर पर पेप्सिन एंजाइम मैदे में काम करने वाला तेजाबी मीडियम कम पीएच में काम करता है, जबकि ट्रिप्सिन एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत में काम करने वाला अल्कलाइन मीडियम ज्यादा पीएच में फाल होता है। पीएच में तब्दीली एक्टिव साइट के अमाइनो एसिड की आयनाइजेशन को मुतासर करती है। पीएच है उसकी कहाँ तक रफ्तार लेके चला जाता है। एंजाइम का मैकेनिज्म। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो एक आर्जी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि किस तरह काम करता है। एंजाइम का मैकेनिज्म ये होता है। इसके बाद एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करता है। इसके बाद ये तेज करता है एक्शन को, रिएक्शन को, और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील होता है और सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में तब्दील होता है कॉम्प्लेक्स टूटता है और एंजाइम और प्रोडक्ट आजाद हो जाते हैं। ये देखिए ई एंजाइम प्लस एस सबस्ट्रेट ई एस कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वो आपस में आजाद हो जाते हैं, एंजाइम और प्रोडक्ट बनते हैं। एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म की वजाहत के लिए जर्मन एमल फिशर ने 1893 में लॉक एंड की मॉडल पेश किया। इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की इश्काल मुख्तलिफ होती है और दोनों एक दूसरे में मुकम्मल फिट होते हैं। इस मॉडल से एंजाइम के मखसूस होने की वजाहत मिलती है। ये एंजाइम है, एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। फिर सबस्ट्रेट को एंजाइम को मिलाया, फिर यहाँ से सबस्ट्रेट दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एंजाइम अपनी जगह सेम रहा। इसे बोलते हैं एंजाइम एक्शन का लॉक एंड की मॉडल। 1958 में एक अमेरिकी बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड ने लॉक एंड की मॉडल में एक तब्दीली की तजवीज़ दी और इंड्यूस्ड फिट मॉडल पेश किया। इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट एक भी लचक साइट नहीं है, बल्कि ये अपना काम करने के लिए शक्ल में डल जाती है जिसकी जरूरत होती है। एंजाइम एक्शन का इंड्यूस्ड फिट मॉडल लॉक एंड की मॉडल ज्यादा मकबूल है। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये बिल्कुल इसके अंदर ये फिट हो गया है, अंदर आ गया, एक्टिव साइट की शक्ल तब्दील हो जाती है। एंजाइम की तखसीस पहचान क्या होती है। दो या से ज्यादा एंजाइम जाने जाते हैं, इनमें से हर एक मखसूस केमिकल रिएक्शन में शामिल होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के लिहाज से मखसूस होती है, मुख्तलिफ होते हैं। खासियत क्या होती है, खास किस तरह होती है। एंजाइम प्रोटीन जो प्रोटीन में मौजूद पेनाबाइड बॉन्ड तोड़ता है, स्टार्च पर कोई असर नहीं करेगा। स्टार्च एक एंजाइम एमाइलाइज से टूटता है, एमाइलाइज भी एक एंजाइम से टूटता है। इस तरह एंजाइम लाइपेज फिर लिपिड पर अमल करता है। मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं, उन्हें फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में डाइजेस्ट कर देता है। एंजाइम के मखसूस होने यानी कि तखसीस कार का इंतजार इनकी एक्टिव साइट की शक्ल में होता है। एक्टिव साइट के मखसूस
ज्योमेट्री का शक्ल होती है जो मखसूस सबस्ट्रेट के साथ फिट बैठती है। शक्ल 6 में देखें किस तरह दिए गए एंजाइम की एक्टिव साइट की शक्ल सबस्ट्रेट के लिए मखसूस होने का तयन करती है। ध्यान रखें कि कौन सा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के लिए बिल्कुल फिट है। देखिए ये एंजाइम है और ये इसमें से किस में सही फिट बैठता है, इसकी शक्ल पहले देखें। तो ये सबस्ट्रेट सी में इसमें फिट बैठता है, लेकिन इसके अंदर की शक्ल बनी होती है ये इसी तरह उनकी शक्ल मुताबिक फिट बैठते हैं।